नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव 2022 के लिए संघ की बैठक में बनी रणनीति। राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब, ये इत्तेफाक है या सियासी संदेश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आगरा में 22 कोविड मरीजों की मौत पर बोले राहुल गांधी कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन और मानवता की है भारी कमी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना के आगे मोदी सरकार फेल हो गई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी चुनाव 2022 के लिए संघ की बैठक में बनी रणनीति। राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय यह माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार को साथ लाने पर भी विचार हो रहा है। आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में ये निर्णय लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनाम मोदी की रणनीति से नुकसान हुआ। इसमें चुनाव हारने से ज्यादा अहम यह है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस रणनीति से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की रणनीति अपनाई। इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए और 70% से ज्यादा मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर चुनाव नतीजों को एक तरफा कर दिया। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफी है और करीब 75 सीटों पर वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब, ये इत्तेफाक है या सियासी संदेश। जी हाँ दोस्तों, योगी को लेकर भाजपा में बवाल थम गया है। ये अभी कहा नहीं जा सकता है। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल की तस्वीर तो यही बयां कर रही है कि भाजपा योगी को जितना कमजोर समझती है उतने वे हैं नहीं। रविवार 6 जून को उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं थी। राजनीति के जानकार इसे बड़े तूफान की आहट बता रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी को अपना आदर्श बताने वाले सीएम योगी और सरकार के अन्य ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब है। विपक्ष ने भी इसको लेकर भाजपा, मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर लगे बैनर में अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की तस्वीरें हैं। हालांकि सुबह 11 बजे हैंडल से जारी एक वीडियो में मोदी का जिक्र है। इसके अलावा भाजपा सूत्रों के मुताबिक ट्विटर हैंडल का कवर काफी पहले बदला गया था। पीएम मोदी की तस्वीर गायब होने को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बाकी भाजपा शासित राज्यों और अन्य राज्यों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पीएम मोदी मौजूद हैं। यूपी से सटे मध्य प्रदेश में @BJP4MP के ट्विटर हैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें भी लगी हुई है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के आधिकारिक सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी पीएम की तस्वीर है। गोवा के ट्विटर हैंडल पर जो फोटो है उसमें सिर्फ मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ही फोटो है। रविवार को जब यूपी प्रभारी राधा मोहन लखनऊ दौरे पर थे तब राधा मोहन और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी का गुणगान किया। कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मेहनती हैं, 24 घंटे काम करते हैं, कानून का राज है। इससे पहले जिन लोगों की सरकार रही आप लोगों ने उसको देखा है किस तरह से एक पार्टी की सरकार रही है, भ्रष्टाचार की सरकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में 22 कोविड मरीजों की मौत पर बोले राहुल, बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी। जी हां दोस्तों, आगरा के एक निजी नर्सिंग होम के निदेशक का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि कथित तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करने वाले नकली अभ्यास के कारण कई कोविड रोगियों की मौत हो गई। वहीं मरीजों की मौत को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की
भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। प्रियंका गांधी ने निशाने साधते हुए कहा कि पीएम, मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। सीएम, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। मंत्री, मरीजों को जरूरत पर ऑक्सीजन दे, ज्यादा ऑक्सीजन ना दे। आगरा अस्पताल, ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की, जिम्मेदार कौन? वहीं इस मामले में दोनों आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह और सीएमओ आर सिंह पांडे ने मंगलवार को विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने मीडिया से कहा, हम इन मौतों के बारे में सामने आए वीडियो की जांच करेंगे। अस्पताल में 22 गंभीर मरीज भर्ती थे, लेकिन उनकी मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में किसानों के आगे झुकी सरकार, दोनों किसान नेता रिहा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में 2 किसान नेताओं रवि आजाद और विकास सिसार की गिरफ्तारी पर घमासान मच गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की तत्काल रिहाई और इनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। एसकेएम ने आज भी इसे लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। अब गिरफ्तार नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने रवि आजाद और विकास सिसार को जमानत दी थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत टोहाना थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। पूरी रात अन्य किसान नेताओं के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे टिकैत ने यह ऐलान किया था कि जब तक दोनों को रिहा नहीं किया जाता वे धरने पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसान थाने के बाहर से नहीं हटेंगे। किसान नेताओं ने प्रदर्शन खत्म करने की अपील ठुकराते हुए कहा था कि जब तक दोनों की रिहाई नहीं हो जाती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। एसकेएम की ओर से आज यानी 7 जून को बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। एसकेएम के नेता राकेश टिकैत के साथ ही योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ ही दर्जनों नेता टोहाना थाने के बाहर प्रदर्शन में शामिल थे। एसकेएम के ऐलान को देखते हुए दोनों नेताओं की जमानत पर रिहाई को माहौल शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के घटक जननायक जनता दल पार्टी विधायक देवेंद्र सिंह बबली की ओर से किसानों को लेकर आए एक विवादित बयान के बाद किसानों ने उनके आवास का घेराव करने की कोशिश की थी। किसानों के एक दल ने विधायक को 1 जून के दिन काले झंडे भी दिखाए थे। बयान पर विवाद बढ़ता देख जेजेपी विधायक ने माफी भी मांग ली थी। इसी मामले में टोहाना पुलिस ने रवि आजाद और विकास सिसार को 2 जून के दिन गिरफ्तार किया था। किसानों ने पहले भी बबली पर अनुचित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव का जबरदस्त विरोध, आईएमए और किसान संगठनों ने दिखाए काले झंडे। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव को सोमवार को भिवानी पहुंचने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और किसान संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान बाबा रामदेव को काले झंडे दिखाए गए। रामदेव के विवादित बयान को लेकर विरोध कर रहे इन लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि रामदेव यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पुनिया ने कहा कि बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले लोगों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की हैं। उन्होंने मांग की कि बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मामला चलाया जाए। वो सम्मानजनक डॉक्टरों के खिलाफ गलत बयानबाजी करके एलोपैथी को गलत ठहरा रहे हैं। डॉक्टर करण पुनिया का कहना है कि स्वामी रामदेव अपने सामानों के प्रचार के लिए ये सब कर रहे हैं। बता दें कि बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले एलोपैथी पर बयान देकर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी दवाई लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। बाबा रामदेव ने एक योग गुरु शिविर में एक युवक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए डॉक्टर को टर्र टर्र कहते हुए तंज कसा था। बता दें कि एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा था। आईएमए के राज्य सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह एवं आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में निर्धारित अवधि में उनसे जवाब मांगा गया। साथ ही मांग की गई है कि बाबा रामदेव वीडियो संदेश जारी कर डॉक्टर समुदाय से बिना शर्त माफी मांगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने उठाया सवाल, पूछा वैक्सीन मुफ्त तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सोमवार को सवाल किया कि अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसा क्यों लेना चाहिए। राहुल ने ट्वीट किया, एक साधारण सवाल, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में
बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान भी किया कि कुल टीके में 75% की खरीद सरकार करेगी और 25% अब भी निजी अस्पतालों को मिलेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपए से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, कांग्रेस ने अपने 46 नेताओं को किया विधानसभा चुनाव में उतरने का इशारा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में सीटों के लिहाज से कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में जरूर है, पर इसमें सुधार के लिए उसने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। पार्टी ने अपने करीब 46 नेताओं को विधानसभा क्षेत्र में उतरने के संकेत दे दिया है। उन्हें क्षेत्रों के नाम भी बता दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वे फील्ड में जाकर पूरी तैयारी से जुटे। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। इनमें से भी रायबरेली से चुने गए उसके 2 विधायक बागी हो गए हैं। इस तरह से विधानसभा के अंदर पार्टी की आवाज उठाने वाले सिर्फ 5 सदस्य ही हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी न किसी रूप में लगातार संघर्ष कर रही है। अभी विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने में करीब 6 माह का समय शेष है, लेकिन कांग्रेस ने अपने करीब 46 लोगों को चुनाव मैदान में उतरने के लिए कह दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से अजय राय को तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से इलाहाबाद उत्तरी सीट से अनुग्रह नारायण सिंह को जोर आजमाइश करने के लिए बोला गया है। महाराजगंज की फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी और शामली से पंकज मलिक को हरी झंडी दे दी गई है। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से दीपक कुमार को सिग्नल मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की घोषणा पर कांग्रेस ने कहा, देर आए लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सभी नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर कहा कि यह देर आए लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए की तरह है, क्योंकि मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग को लेकर सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश में पहले के वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी करके अतीत की चुनी हुई सरकारों और वैज्ञानिकों का अपमान किया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों में बार बार यह मांग रखी कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इसे इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा, फिलहाल खुशी है कि हर नागरिक को मुफ्त टीका मुहैया कराने की मांग सरकार ने आंशिक रूप से मान ली है। प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, देर आए लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए। उन्होंने सवाल किया, 6 महीने में वैक्सीनेशन की 3 बार नीतियां बदलकर लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए मोदी जी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए। पहले के वैक्सीनेशन कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई प्रधानमंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा, आज आपने टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों और अतीत की चुनी हुई सरकारों को अपमानित किया। देश 1970 में चेचक से मुक्त हो गया था। देश 2011 में पोलियो से मुक्त हो गया। हैजा और कई दूसरी बीमारियों से पहले की मुक्ति पा ली गई थी। इस दौरान कांग्रेस की सरकारें थीं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान भी किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की सुविधा दीपावली तक बढ़ा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का तंज, जो ट्विटर कभी बीजेपी के लिए आत्मा थी, आज मोदी सरकार के लिए बोझ बन गई। जी हां दोस्तों, नए आईटी दिशा निर्देशों के बाद केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच विवाद जारी है। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सोमवार को अपने संपादकीय में कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भाजपा का राजनीतिक हित खो दिया है और यह सत्ताधारी बीजेपी के लिए एक बोझ बन गया है। शिवसेना ने कहा कि सरकार इसे देश से बाहर फेंकना चाहती है। संपादकीय में शिवसेना ने कहा है, पहले ट्विटर भाजपा या मोदी सरकार के लिए राजनीतिक संघर्ष या अभियान की आत्मा थी। ट्विटर अब उनके लिए एक बोझ बन गई है। मोदी सरकार यह तय करने की हद तक पहुंच गई है कि इस बोझ को फेंकना है या नहीं। आज ट्विटर जैसे माध्यमों को छोड़कर देश में सभी मीडिया मोदी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। संपादकीय का मानना है कि ट्विटर ने भाजपा के राजनीतिक हित खो दिए हैं, क्योंकि विपक्ष ने उनके कथित झूठे प्रचार का जवाब देना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोने के दाम में आई गिरावट, चांदी पहुंची 70,000 रुपए से नीचे। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के चलते भारतीय सराफा बाजार में भी आज यानी 7 जून 2021 को सोने के भाव में कमी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत में भी आज गिरावट आई है। इससे चांदी 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,259 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 70,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम गिर गए, जबकि चांदी में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने के भाव में 152 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई। इसमें सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 48,107 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 48,259 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत घटकर $1,883 प्रति औंस पर पहुंच गई।
चांदी की कीमत में भी आज गिरावट का रुख रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को चांदी के दाम 540 रुपए की कमी के साथ 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे पहुंच गए। दिल्ली सराफा बाजार में आज चांदी 69,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हो गया। इससे पहले कारोबारी सत्र में चांदी 70,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम में खास बदलाव नहीं हुआ और ये 27.55 डॉलर प्रति औंस पर रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल, कहा निकाल ले हल वरना 2022 में होगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ने ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि पार्टी इसका हल निकाल ले वरना 2022 में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर भाजपा ने अभी भी इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो पार्टी को 2022 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा 15 दिनों के भीतर किसानों को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करे। बताते चले कि हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अनिल जोशी के मॉल का घेराव किया गया था। गौरतलब है कि किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई थी। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया था। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और बैरिकेड लगाए गए थे। विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, अबोहर, होशियारपुर, बरनाला, नवाशहर, पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, जिंद, करनाल, पानीपत और अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। बताते चले कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार वार्ता 22 जनवरी को हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विवादित कृषि कानूनों को लेकर देश भर में भाजपा सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान शनिवार को देश भर में भाजपा सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारी ने बताया कि केंद्र द्वारा अध्यादेशों के रूप में इन कानूनों को लागू करने के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। बीकेयू की मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, प्रदर्शनकारी केंद्र के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर देश भर में भाजपा सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। उन्होंने कहा, जिन जिलों में भाजपा का कोई सांसद या विधायक नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर 2022 से डेरा डाले हुए किसान संघों और यूनियनों के नेताओं की हाल ही की बैठक में 5 जून को प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। उधर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 1,32,364 नए मामले सामने आने के बाद इस बीमारी के कुल मामले बढ़कर 2,85,74,350 हो गए हैं, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93% से ऊपर हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,713 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,04,702 हो गई है, जबकि इलाज करा रहे लोगों की संख्या लगातार चौथे दिन 20 लाख से कम दर्ज की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साध्वी प्राची के मस्जिद में हवन के ऐलान से मचा हड़कंप, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची ने गाँव की मस्जिद में हवन करने का ऐलान करके प्रशासन और दूसरे समुदाय की टेंशन बढ़ा दी है। यही नहीं, वीएचपी नेत्री के ऐलान के बाद गाँव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बता दें कि विश्व हिंदू नेत्री साध्वी प्राची ने दूसरे समुदाय द्वारा दलितों की बारात पर हमला करने के बाद मस्जिद में हवन का ऐलान किया था। हालांकि वह रविवार को टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव नहीं पहुंची। वैसे इस दौरान भगवा दलों से जुड़े कई कार्यकर्ता गांव के पास पहुंचे और अंदर जाने को लेकर पुलिस से बहस भी हुई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उन्हें वापस लौटना पड़ा। वैसे प्राची का दौरा अभी तक टला नहीं है और इस वजह से टेंशन बरकरार है। बता दें कि टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गाँव में बीते 26 मई को बहुसंख्यक समाज के एक युवक की बारात गाजे बाजे के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। इसको लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने मस्जिद के आगे गाना बजाने पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने बारात पर पथराव किया और लाठी से हमला किया। इस घटना में बारात में शामिल कई लोगों को चोटें आई।
चोटें आने के साथ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। वहीं इस घटना के बाद हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है होने के पर्चे चिपका दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम और विधायक अनूप प्रधान ने गाँव का दौरा किया और पीड़ित पक्ष को भरोसा दिया कि किसी को भी अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतीश गौतम ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति के पलायन का कोई सवाल नहीं उठता। इस मामले में दोषी लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, कहा गांव में मर रहे हैं लोग, महामारी से निपटने की लचर व्यवस्था। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए आज सीधा आरोप लगाया कि सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की जगह उनमें भारी कमी कर दी। प्रियंका ने आंकड़े देते हुए कहा कि देश भर में ऑक्सीजन बेड की संख्या 36% कम हुई, आईसीयू बेड की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेड की संख्या 28% कम हो गई। प्रियंका ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह कमी उस समय की गई जब देश का प्रत्येक विशेषज्ञ, संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति और सरकार के एक अपने स्रोतों ने सरकार को चेताया था कि दूसरी लहर में अतिरिक्त बेड्स की जरूरत होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।